कंप्यूटर होता क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, उसे प्रोसेस करता है और आवश्यकता अनुसार आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर का उपयोग गणना, डेटा संग्रहण, संचार, प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग और विभिन्न कार्यों में किया जाता है। गणना मतलब जैसे कि हम गणित में गुणा, भाग सब करते हैं। डेटा संग्रहण जैसे कि हम अपनी चीजें स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। संचार बात करने के लिए। प्रोग्रामिंग जैसे कि कोई प्रोग्राम बनाने के लिए। डिजाइनिंग किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए। और इसके अलावा आजकल बहुत से कामों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पे आज। सबसे पहले तो हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखेंगे, कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे और कंप्यूटर की जनरेशन देखेंगे, कैसे कैसे कंप्यूटर बना है। तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है, सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पसली एंड यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। कंप्यूटर का जो इतिहास है, हम उसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसकी शुरुआत गणना करने के सरल उपकरणों से हुई थी और आज ये एक शक्तिशाली डिजिटल मशीन बन चुका है। प्राचीन गणना यंत्र, सबसे पहले जो आया था कंप्यूटर वो था अबेकस, जो 3000 ईसा पूर्व आया था। यह पहला गणना यंत्र था। गणना यंत्र मतलब कि हम कैलकुलेशन करते थे। इसे बेबीलोन और चीन में इस्तेमाल किया जाता था। फिर जो दूसरा कंप्यूटर बना था वो बना था पास्कल कैलकुलेटर। ये 1642 में बना था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। लाइबनिज कैलकुलेटर 1673 जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रीड ने बनाया था, जो जोड़ने, घटाने और गुणा करने के काम आता था। आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत, जो कंप्यूटर आज हम यूज करते हैं, आजकल हम जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, इसके जो जनक कहे जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं। चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। और कंप्यूटर डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। एडा लोवलेस, उन्होंने बेबेज के एनालिटिक इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा और दुनिया की पहली प्रोग्रामर बनी। इन्होंने चार्ल्स बेबेज का जो कंप्यूटर था उसमें और चीजें ऐड की। इसके अलावा जो कंप्यूटर की जनरेशन है, कंप्यूटर की विकास जो हुआ है, जैसे कि पहले जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े होते थे, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर छोटे होते चले गए, तो हमने उसको जनरेशन में रखा है कि पहली पीढ़ी में इस कंप्यूटर में ये चेंजेस हुए, दूसरी पीढ़ी में ये चेंजेस हुए और धीरे धीरे हम कैसे आज इतने छोटे कंप्यूटर पे पहुंचे हैं। इसकी बस कुल 5 जनरेशन था। पहली जनरेशन जो है, प्रथम जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ये 1940 से 1956 तक थी। दूसरी जो जनरेशन है इसकी, वो 1956 से 1963 तक है। और तीसरी जो जनरेशन है वो 1964 से 1971 तक है। चौथी जनरेशन 1971 से लेके आज तक है। और जो पांचवी जनरेशन है, ये आज का जो टाइम है, इसके भविष्य में जितने भी चेंजेस होंगे कंप्यूटर में, ये सारे पांचवी जनरेशन में ही रखे गए हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है उसकी जो विशेषताएं हैं, ये जो कंप्यूटर है इनमें वैक्यूम ट्यूब पर ये आधारित थे। ये बहुत बड़े और बहुत भारी होते थे। इनका जो चलाते थे हम, तो ये बहुत धीरे धीरे चलते थे, स्लो चलते थे, इनकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो थी। और जब इनमें वैक्यूम ट्यूब थी तो ये बहुत बड़े थे, इसकी वजह से बिजली भी बहुत खाते थे। इसका जो हम यूज करते थे, उपयोग करते थे, वो केवल गणना यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते थे। और इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। जैसे कि पहला जो कंप्यूटर था, सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन का, तो उसको एनई कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है। और जो दूसरा है वो ईडीबीए की है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा यूनिवैक है, ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसके अलावा जो लाभ थे पहली जनरेशन में, वो था गणना करने में क्षमता प्राप्त हुई, यानी कि कैलकुलेशन हम कर सकते थे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। और गणितियों के साथ में हम वैज्ञानिक कार्य भी कर सकते थे।
और ये डिजिटल कंप्यूटर था जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था पहला। लेकिन इसके जो कुछ नुकसान भी थे। नुकसान में ये बिजली की बहुत खपत करता था, और जब बहुत बड़ी मशीन है बिजली बहुत ज्यादा ले रही है तो ये गर्मी भी बहुत उत्पन्न करते थे। इसकी जो गति थी, कार्य करने की गति भी धीमी थी, और आकार में बहुत बड़े होते थे और भारी होते थे। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, इनमें हमने वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर पे आ गए थे। ट्रांजिस्टर छोटे होते हैं और इसका साइज भी छोटा हो गया था। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया, और फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में थोड़े छोटे थे, अधिक विश्वसनीय थे, बिजली की खपत कम करते थे। उदाहरण इसका IBM 1401 है, IBM 7090 और CDC 1604 है। इसके अलावा इसके जो लाभ थे, लाभ ये था कि ये आकार छोटा था और ये तेज काम करता था पहले से। बिजली की खपत कम हुई, बेहतर स्टोरेज सुविधा हुई, और अधिक हम इस पे भरोसा कर सकते थे। नुकसान ये है कि फिर भी बड़े और महंगे। महंगे थे, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले ये थोड़े महंगे थे। गर्मी की उत्पन्न करने की क्षमता भी बनी हुई थी। असेंबली लैंग्वेज भी कठिन थी। और जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ये 1964 से लेकर 1971 तक को हमने तीसरी पीढ़ी को रखा है। इसमें हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज हुआ था इसमें। उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल और फॉर्ट्रैन और सी का उपयोग किया गया था इसमें। स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का भी उपयोग शुरू कर दिया था इसमें। इसके जो उदाहरण है वो IBM 360 सीरीज है, PDP-8 है, हनीवेल 6000 सीरीज है इसकी। इसका जो लाभ थे वो ये थे, पहले से छोटे और हल्के हो गए थे, बिजली की खपत कम हो रही थी और गर्मी भी कम दे रहे थे। तेजी से डेटा भी की प्रोसेसिंग संभव हुई, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया गया। लेकिन इसके नुकसान जो थे, अब आईसी चिप जो थी वो महंगी थी, इसीलिए ये महंगे थे। मेंटेनेंस करना भी मुश्किल हो पा रहा था इसका। हार्डवेयर विफलता के कारण बार बार मरम्मत की आवश्यकता हो रही थी। चौथी पीढ़ी जो थी, वो चौथी पीढ़ी हमने 1971 से लेकर अब तक रखी हुई है। इसमें जो तकनीक है थी, इसमें ये आईसीस को भी और छोटा कर दिया था। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ। जो हम स्क्रीन पे देखते हैं उसको GUI बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट की शुरुआत हुई, इसमें इंटरनेट भी यूज करने लगे थे हम। रैम और रोम का यूज हुआ था। रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, और रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसका जो उदाहरण है, ये इंटेल 4004, 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर। IBM PC पर्सनल कंप्यूटर, एप्पल मैकिंटोश था। इसके अलावा जो इसके लाभ है, यह है माइक्रो प्रोसेसर से कंप्यूटर का आकार और कम हुआ। यानी कि हमने जब इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया तो इसका आकार और छोटा हो गया। स्पीड भी बढ़ गई, स्टोरेज भी बढ़ी और कार्य क्षमता भी बढ़ी। इंटरनेट और नेटवर्किंग भी करना संभव हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो विंडो का उपयोग करना स्टार्ट हुआ। इसके जो नुकसान थे वो ये थे, कंप्यूटर वायरस और साइबर अपराध बढ़े। नया नया आया था तो सब कुछ हो रहा था इसमें। उच्च तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी थी, पहले के लोग यूज नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इसमें इसको हमने नुकसान में रखा है। कंप्यूटर पर अधिक निर्भरता के कारण शारीरिक समस्याएं भी बढ़ी। और हम देखते हैं पंचम, यानी कि वर्तमान में जो चल रही है, यहाँ पे हम लोग AI का यूज करने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग हुआ इसमें, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का उपयोग हुआ। क्लाउड कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटिंग का विकास हुआ। मशीन लर्निंग ये है, जैसे कि हम देखते हैं आजकल हम यूज कर रहे हैं चीजें, तो हमारा मोबाइल उसी से रिलेटेड चीजें दिखाने लगता है। ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटिंग, ये क्लाउड मतलब कि हम थोड़ा अपना डेटा अब ऑनलाइन रख सकते हैं बहुत सारा। सुपर कंप्यूटिंग की बहुत फास्ट हो गया सब कुछ। बस यही है कि फायदे पांचवी पीढ़ी के, और धीरे धीरे ये चेंज होती जा रही है, तो भविष्य में और भी इसमें चीजें आती रहेंगी। इसमें जो लाभ ये है कि मशीनें अब खुद ब खुद सोच सकती हैं और निर्णय ले सकती हैं। सुपर सुपर कंप्यूटर के कारण बड़ी मात्रा में डेटा को तुरंत प्रोसेस किया जा सकता है। रोबोटिक्स, और आजकल जैसे रोबोटिक्स, मेडिकल, अंतरिक्ष में भी हम इसका यूज करने लगे हैं। क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी इसका यूज बढ़ा है। लेकिन नुकसान ये है कि उच्च लागत। अगर आप
क्लाउड पे अपना डेटा रखेंगे, यानी कि अपना डेटा ऑनलाइन रखेंगे, तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। कुछ ही स्पेस है जो आपको फ्री मिलता है, उसके अलावा आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। इसीलिए ये थोड़ा उच्च लागत वाला है, और हर थोड़ा सा कठिन भी है, इसीलिए जटिलता में भी रखा है। मशीनों की जैसे अगर हम रोबोटिक्स का ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो मानवों का जो इंसान है, इंसान के काम करने को लेकर थोड़ी दिक्कत पैदा होंगी। इसके अलावा साइबर सुरक्षा और प्राइवेट डेटा प्राइवेसी की समस्या है। अगर हमारा डेटा ऑनलाइन है, तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ ऑनलाइन है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसलिए साइबर अपराध भी बढ़े हैं।